दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल UGC नेट JRF हिंदी में। आज हम अपना अगला निबंध शिव शंभू के चिट्टे पढ़ने जा रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्टे हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। परीक्षा में क्रम, सन और बाकी की चीज़ें लगातार पूछी जा रही हैं, तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद से नोट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। शिव शंभू के चिट्टे। भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 ईस्वी तक। इसमें जितने चिट्टे हैं वो सब 1903 से 1907 तक के लिखे गए हैं भारत मित्र पत्रिका में। बनाम पहला चिट्टा है बनाम लॉर्ड कर्जन का। माई लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भक्कड़ को बुलबुला का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुलों का हाथ पर बिठा कर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रह पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। बुलबुलें कौन पकड़ा करता था? सराय के भटियारे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। गांव के लड़के सराय के भटियारे से बुलबुल 2-2 या 3-3 पैसे में खरीद लेते थे। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिव शंभू है। स्वयं इसको इस बालक के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। अब वह सपने में देख रहा है। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी कभी उड़कर इधर जाती हैं और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती हैं और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छेड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभू की मनोइच्छा पूर्ण हुई। आज से बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभू देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। कहाँ से बुलबुलें आती हैं? उड़कर आती हैं एक सुंदर बाग से। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल भी हैं। किसके पेड़ पत्ते और फूल रहते हैं? सोने के पत्ते के, सोने के। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वही एक सोने का महल भी है। उस पर सैकड़ों सुनारी कलश हैं। उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने का महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा।
सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक श्री शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है, मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, घर में मेरा घर कहाँ। इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक बुलबुलाकर बालक बुलबुलाकर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। भारत में स्थितिक अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष? 5 वर्ष। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृति थी। जरा उसे पढ़े तो जाइए। फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन करते हैं। आप बारंबार अपने दो अति तुमतराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा इसे नोट करिएगा, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। जब भी ये पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दिल्ली दरबार से पूछा गया है या भारतवर्ष से। लेकिन याद रखिए, ये दोनों वहाँ से नहीं पूछा गया है, ये शिव शंभू के चिट्टे में है। अगर समझ जाइए दोनों का नाम आएगा तो शिव शंभू के चिट्टे से पूछा गया है। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज होगी। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा, या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी। ऐसा तो आप भी समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्रधारण पूर्वक सवार हुए थे। देखिए, यह हाथी का जिक्र हमारे पहले निबंध में भी आ चुका है, जो दिल्ली दरबार था उसमें आ चुका है, दिल्ली दरबार दर्पण में। और ये हाथी का जिक्र हमारे शिव शंभू के चिट्ठे में है, तो ये भी कंफ्यूज कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि ये शिव शंभू के चिट्ठे में कहा गया है। वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था। और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था, वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी, भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं, या उसके सिंहासन को, अकबर को, या उसके तख्त को। शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी, या तख्ते ताऊस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए ये सब बातें विचारने की है। चीज वह बननी चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन व एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया।
उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माई लॉर्ड, आपके कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बिल से समझिए। उन्हीं की आशा पर सिर्फ शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूषी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियाँ इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकराकर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लेंसडॉन की मूर्ति बन सकती है, किसकी मूर्ति बन सकती है? लॉर्ड लेंसडॉन की मूर्ति बन सकती है, उसमें और किस की मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी भी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियाँ किस प्रकार से स्मृति चिन्ह है इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। वह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। किसकी मूर्ति थी? लॉर्ड रिपन की मूर्ति थी। कहाँ थी? मैदान में। और देखिए, एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले कितने रुपए वाले? 50 लाख के संगमरमर वाले अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। कब का घोषणा पत्र है? 1858 ईस्वी का स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है, यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिला कीजिए। शो को शो ही समझिए, सो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। भारत मित्र, 11 अप्रैल सन 1603 में यह पहला पत्र लिखा बनाम लॉर्ड कर्जन के नाम। यह हमारा पहला चिट्ठा कंप्लीट होता है। दूसरा चिट्ठा पढ़ेंगे। श्रीमान का स्वागत। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। ठीक है। बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। कितने साल बाद? 2 साल बाद। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप
क्यों आते हैं और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं? यदि भारतवासियों का वश चलता तो आपको ना आने देते और आपका वश चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते। पर दोनों पर दोनों ओर की बाग किसी और ही के हाथ में है। नीरे बेवश भारतवासियों का कुछ वश नहीं है और बहुत बातों पर वश रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेबस होना पड़ता है और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा है। कवि कहता है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान के नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निसंदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमट कर उस ओर जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल से केवल निर्लिप्त निराकार तटस्थ दृष्टांत की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं और न जाने कब तक देख जाएंगे। अथक ऐसे हैं कि कितने ही तमाशे देखे गए पर दृष्टि नहीं हटाते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बीरबल, खानखाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्ते ताऊत और शाही जुलूस देखे। फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते हैं नहीं फिर वह तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे। क्लाइव हेस्टिंग्स से वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे पहलवान मिस्टर सेंडको की छातीपुर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूटे पड़ते हैं। कोई देखने वाला चाहिए। भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत है। इस गुण में वह मोक्ष मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इससे श्रीमान ने लीलामय रूप धारण करके कितनी ही लीलाएं दिखाई। इससे लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीमान ने जो कुछ किया उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहे तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ ज़रूरत नहीं जान पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में और नहीं है। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाव हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं है। एरावत का केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं है। किसका? एरावत का। मेमत की हड्डियाँ किसी किसी अजायब खाने में उसी भांति आश्चर्य की दृष्टि से देखी जाती हैं, जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बढ़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो फिर भी निकल सकता है। दिल्ली नहीं तो और कहीं सही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी, कलकत्ते में फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर भी कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर के महाराणा न तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके, न दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल न थे। कौन शामिल नहीं था हाथियों के जुलूस में? बड़ौदा नरेश शामिल नहीं थे। वह दरबार में भी आए तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में, इतनी सीधी सादी में जितनी से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वह ऐसा तुम तराक और ठाट बाट का समय था कि स्वयं श्रीमान वायसराय को पतलून तक कारचोबी पहनना और राजा महाराजाओं को कटकी तथा ड्यूक ऑफ कनाट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ा था।
इसे चांदी की कुर्सी पर ड्यूक ऑफ कर्नाट को बिठाया था और स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उस मौके पर बड़ौदा नरेश इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक नई आन थी। इसके सिवा उन्होंने झुक के सलाम नहीं किया, बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें ऐसी हैं जिनको मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं, पर समय कम है, काम बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबार ही में खर्च से इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के बाद यदि 2 वायसराय और आवे तो और आवे और 5-5 की जगह 7-7 साल तक शासन करें, तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबार या हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है कि अब के विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत्व पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया जाते हैं इसी से किया चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का वह कष्ट मिट जाएगा जो उसे कंगालकारों को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे बनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब ना पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े या ना पढ़े उनकी निंदा न होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें वे पढ़े भी शिक्षित कर देगी। और कई काम है, नई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितनी ही मशीनों की कार्रवाई का नतीजा देखना है। काबुल है, कश्मीर है। काबुल में रेल चल सकती है। कहाँ रेल चल सकती है? काबुल में। कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस दशा में बहुत ज़रूरत है। बंगाल देश का पार्टीशन भी एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। सन 1858 ईस्वी की घोषणा को अब भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की जरूरत न पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे कि महारानी वह थी जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे दिमागों में नहीं ला सकते। कौन जानता है श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं। उनके दिमाग की बराबरी करने की, गुस्ताखी करने की यहाँ लोगों को यह बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक हैं, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपकी पड़ती है जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे और जिनमें विलायत वासियों को यह समझाने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया था कि विलायतवासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान को श्रीमान स्वयं ही समझते हैं। समझते तो क्या समझते, विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वह चंवर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर जैसे समझा सकते कि वह किस उच्च श्रेणी के शासक हैं। यदि कोई ऐसा उपाय निकल सकता जिसमें वह एक बार भारत को विलायत में खींच ले जा सकते, तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकल आवे, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा। भारतवासी जरा भय न करें, उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना न पड़ेगा। आनंद ही आनंद है। चौन से भंग पियो और मौज उड़ाओ। नजीर खूब कह गया है, कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका। नित भंग पी के प्यारे, दिन रात बजा डंका। पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना। भारत मित्र 26 जनवरी सन 1600
4 में लिखा गया ही था ये पत्र। अब हम अगला चिट्ठा पढ़ेंगे। वायसराय का कर्तव्य। माय लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया। पिछले वाले पत्र में 2 साल बाद पदार्पण किया, फिर उसके बाद चले गए, फिर से पदार्पण किया। इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई है। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। कब? मंगलवार को, नोट करिएगा। भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। बम्बई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बातें कर डाली हैं। यद्यपि बम्बई की म्यूनिसिपालिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दिन भंगड़ ब्राह्मण से शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राजप्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दिन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलवाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं दिया और न कोई पट्टा ही लिख दिया है। आप जैसे बजावता राजप्रतिनिधि हैं, वैसा बजावता शिव शंभू प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया। विलायती गजट में खबर निकली। कहाँ खबर निकली थी? विलायती गजट पत्र सबसे पहले निकलता था, समाचार पत्र। तो विलायती गजट में खबर निकली। वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। तार द्वारा कहाँ पहुंची थी? भारत में। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। बम्बई में स्वागत हुआ। कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरे और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की। तोपे सर हुई। कितने ही राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ मुंबई पहुंचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रहीं। एक ऐसी भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने के शिव शंभू के पास नहीं है, तथापि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और उसी मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इस भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसे भंग की चंद पत्तियां मिल जाती हैं। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं है। इस पर भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा स्वतत्व न होने पर भी इसे वह अपनी समझता है। शिव शंभू को कोई नहीं जानता। जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की चीज शिव शंभू के पास कुछ नहीं है। उसकी कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूछ नहीं, हाकिम से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उनकी हाँ में हाँ मिलने की उसे ताब नहीं। वह एक कपदर्क शून्य घमंडी ब्राह्मण है। किसकी बात हो रही है? शिव शंभू की। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बातें सुनिएगा। आपके बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं हिस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। इस कर्तव्य भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? कर्म भूमि को। किसकी बात हो रही है? मुंबई की। आप कर्तव्य पालन करके आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है। हमारे कर्म भोग की
अवधि नहीं, आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले आएंगे। हमें कर्म के भोगते भोगते यही समाप्त होना होगा, और न जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है, तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माई लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला कोई शासन करने वाला कोई नहीं है, शासन करने वाला कोई नहीं है। यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेरफेर लगाकर कही, और इस बार बम्बई में उतरते ही फिर कही। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे इस देश की भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में न ले जावे, अथवा जो शांति आपके कथानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है, उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे, उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में, और नाच बालिया निद्रा के सिवा और रात को कुछ करना न पड़ेगा। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की शेखी में रहे, और आशा नहीं की कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझे। किंतु इस देश में आपको खूब समझ लिया, और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा में समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं, और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी। पर कठिनाई इस बात की है कि दोनों का घमंड तो दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है, उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हंस पढ़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है, उसे आप समझते नहीं, और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी है और कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहद को लोहे के दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं, उससे बहुत मजबूत एक लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। देखिए, यहाँ 3 जन का नाम आया है, आप और लॉर्ड किचनर, फिर कैनिंग। आपने भी बम्बई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। आज 46 साल हो गए, यह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है, जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी आड़ में आप जी चाहे जितनी मजबूत दीवारों की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपने समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुंह से सुनना पड़ा। कारण यह है कि करने से अधिक कहने का आपका स्वभाव है। इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राजप्रतिनिधि हैं, और एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर न कभी दृष्टि खोलकर देखा, न गरीबों ने आपको जाना। अब भी आपकी बातों से
अब भी आपकी बातों से आपकी यह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जावेंगे, तो चाहे आपको अपने जितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह तो भी न कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा मन भी आपने अपने हाथ में किया था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भारत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, वरन दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी सिर पर घर कर अयोध्या तक आए और खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक बलकल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा में समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने योग्य हैं। माई लॉर्ड, आप वृत्तकों देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वृत्तता का कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता वही होता था। आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहज सा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है तब तक वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने की आज्ञा दीजिए। भारत मित्र, 17 दिसंबर सन 1904 का यह पत्र था। पीछे मत फेंकिए, हमारा अगला चिट्ठा है। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे दूसरी बार गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासन बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब में और अब में कितना अंतर हो गया है। क्यों से क्या हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंग अति चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी घूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल सहन की भांति कोई तरुण युवक प्याले पर उड़ाता घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलीशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों के चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उनके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य न हो जितना 100 साल पहले के भारत में अंग्रेजी राज्य की दशकों आज कल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। 1805 में कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थी। हुलकर से एक नई लड़ाई होने की थी। सेंधिया से लड़ाई चलती थी। कहाँ से लड़ाई चलती थी? सेंधिया से।
खजाने में बरकत ही बरकत थी। जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थलों में लड़ने वाले सैनिकों 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। कितने महीने से 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के घनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार कितने साल का था 70 साल का। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदार्पण होने की 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज विलायत से भारत एक दिन में कई बार तार दौड़ जाता है। कई एक घंटे में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर जाने में बड़े लाट को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचने का कुछ उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का सूर्य मध्य में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिन में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही एक देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बम्बई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने के कलकत्ते पहुँचे और कितने और चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबले पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। खास इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है कि विलायत में या भारत में एक बार हूँ करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायत के मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वायसराय किया, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट ग्लैडस्टोन ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया अभी आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। किसके? विलायत के प्रधानमंत्री। जो कुछ आपको करना है वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहाँ के शासकों से निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है। चिंता कुछ नहीं है। जो कुछ चिंता थी वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीतिक विशारदों में गिनती है। वरन कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदीजन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनना पुण्य कार्य समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकलाइए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए। उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ को पिघलाती है। फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है। काबुल के पहाड़ों को नर्म करती है। जल, स्थल, वायु और आकाशमंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में आप अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया था। समुद्र अंग्रेजी राज्य को
मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मुड़े, बिजली कले बिजली कले बिजली के चलने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाले दूते इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जिम्मे भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धार धरा धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक 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 की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुक्त होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर इस अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यता का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है? अब आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जिम्मे यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं और उनको आपकी सजाती ही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वृत्ति में, सहिष्णुताओं में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं, वरंच दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारसी वालों की भांति बोल सकते, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, 2 बातों में वह अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजी की भांति गोरा नहीं बना सकते और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य से रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा